नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम पिछले वीडियो से निरंतर हमने पहले स्वर संधि पढ़ी, फिर हमने व्यंजन संधि पढ़ी। आज हम विसर्ग संधि का जो सबसे मुख्य भेद है उसको पढ़ाते हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर इसका नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी जो है मैसेज के द्वारा आप तक पहुंचती रहे। और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, उसमें क्या हम कुछ और कर सकते हैं जिससे आपको अधिकतम लाभ हो, आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। तो मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तो विसर्ग संधि, देखिए अभी स्वर संधि में और व्यंजन संधि में जो हमने पढ़ा है वहां पर केवल दो स्थानों में संधियां हुआ करती थी कि जो जमा का चिन्ह होता है उससे पहले वाला वर्ण और जमा के चिन्ह के बाद वाला वर्ण। मगर विसर्ग संधि में दोस्तों एक और कंडीशन होती है कि जमा के निशान से पहले विसर्ग हो, उसके बाद जो उसके यानी विसर्ग से पहले वाले क्या स्वर आ रहा है और बाद में जो क्या विसर्ग से पहले जो वर्ण आ रहा है व्यंजन या स्वर, उसका भी व्यंजन संधि स्वर संधि में महत्व होता है, उसका भी इसमें फर्क आता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इसको कि विसर्ग का स होना, यानी विसर्ग को जो है वो स कब होता है, कैसे होता है, ये हम आज इसमें पढ़ रहे हैं। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः, ये इसका विसर्ग संधि का एक बहुत प्रमुख सूत्र है। तो दोस्तों, विसर्जनीयस्य को हम समझ लेते हैं कि विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, आपने व्यंजन संधि में ये पढ़ चुके हैं, खर प्रत्याहार को हम बता चुके हैं कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और श, स, स, ह ये वर्ण जो है वो खर प्रत्याहार में आते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर पहला दूसरा वर्ण वर्गों का, जैसे काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पाफा, ये वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन हो गए हैं, और शा, स, सा, हा ये सारे अगर वर्ण आ रहे हैं तो ये खर प्रत्याहार को बनकर कहलाते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का इन वर्णों में से कोई आ रहा है तो विसर्ग को स हो जाता है, यानी विसर्ग को स हो जाता है, अर्थात विसर्ग जो है उसका विसर्जन हो जाता है, वो अपने स्थान से, मतलब विसर्ग जो है वो अपने स्थान से हट जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, वो स हो जाता है। विसर्ग अपने स्थान से हट जाता है और उसको स हो जाता है। तो देखिए, हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, हरिश चलती। अब देखिए, हरिश चलती में, हरिश चलती का जो संधि विच्छेद होगा, देखिए हरिहि जमा चलती, देखिए हरिहि जमा चलती। अब देखिए हरिहि जमा चलती में देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ई है। तो यहां ये नियम है कि अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर आ रहा है, मतलब ह्रस्व स्वर आ रहा है, तो और बाद में देखिए यहां चा आ रहा है, तो ये विसर्ग है। चा जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, चूंकि ये च वर्ग का पहला वर्ण है, हमने बता दिया है। तो क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो देखिए, हम विसर्ग के स्थान पर हम सा करते हैं, ये हमने किया। विसर्ग के स्थान पर हमने सा कर लिया है, देखिए ये हो गया चलती। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। अब इस कंडीशन में आपको ध्यान होगा, हमने व्यंजन संधि में एक सूत्र पढ़ाया था, इस्तो इश्चु नाश्चु। इस्तो, अब यहां ये विसर्ग संधि, यहां ये का काम हो गया कि विसर्ग को जो है वो स हो गया है। देखिए अब यहां इसके बाद अब व्यंजन संधि का सूत्र यहां पर लगेगा, कौन सा, इस्तो इश्चु नाश्चु, कि अगर सा के बाद चा आ रहा है,
सा के बाद अगर चा आ रहा है तो इस सा को जो है शा हो जाता है, शकार हो जाता है। ये हम इस्तो इष्टुनाष्टु सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हम इसको शा कर लेते हैं। तो यहीं देख लिए हमने इसको, ये हमने किया और ये हो गया, देखिए ये हो गया सा को इस्तो इष्टुनाष्टु सूत्र से सा को जो है शा हो गया है और ये चलती ऊपर से आ रहा है। अब जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं हरिश जमा चलती, तो देखिए ये शब्द बनता है हरिश चलती। तो इसी तरह से हम एक और उदाहरण देते हैं, रामस चलती। देखिए रामस चलती, तो यहां भी देख लीजिएगा रामस चलती, देखिए राम जमा चलती, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और जैसे हम अभी बता चुके हैं कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है, तो देखिए चा आ रहा है खर प्रत्याहार का, यानी च वर्ग का पहला वर्ण चा है, तो इस विसर्ग को स हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, रामस जमा चलती। अब देखिए यहां भी वही इष्टुनाष्टु सूत्र काम करेगा फिर से, क्योंकि यहां सा आ रहा है और यहां चा आ रहा है। तो इस्तो इष्टुनाष्टु सूत्र के अनुसार अगर सा के बाद अगर चा आ रहा है तो सा को जो है वो शा हो जाता है। तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, रामस जमा चलती। देखिए हमने यहां किया इसको रामश जमा चलती, और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो देखिए दोस्तों ये शब्द बनता है हमारा रामश चलती। देखिए ये हो गया हमारा रामस चलती। अब देखिए हम और इससे आगे एक उदाहरण और लेंगे। देखिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, धूर्तस ठग है। अब देखिए धूर्तस ठग, धूर्तस ठग का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए ये होगा धूर्तः जमा ठगः। देखिए धूर्तः जमा ठगः। तो हमारे विसर्जनीय सूत्र के अनुसार, विसर्जनस्य सह सूत्र के अनुसार विसर्ग के बाद अगर खर आ रहा है तो देखिए ठा आ रहा है, जो कि टवर्ग का टा ठा दूसरा वर्ण है। तो खर प्रत्याहार आ रहा है तो विसर्ग को सा हो जाएगा। करते हैं, धूर्तस जमा ठगः। अब देखिए धूर्तस जमा ठगः ये हमने किया, यहां पर विसर्ग को हमने सा कर दिया है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा व्यंजन संधि में हमने एक और सूत्र पढ़ा था, इष्टुनाष्टु इष्टुत्व संधि में इष्टुनाष्टु सूत्र में क्या था कि अगर सा के बाद ठा आ रहा है, सा के बाद अगर टा टवर्ग का कोई वर्ण आता है तो सा को जो है वो शा हो जाता है, यानी षटकोण वाला शा हो जाता है। तो देखिए अब यहां चूंकि सा आ रहा है, आगे टवर्ग का ठा आ रहा है, तो इस सा को शा षटकोण वाला हो जाएगा। तो हम देखिए करते हैं इसको, धूर्तश ठगः। अब देखिए ये इष्टुनाष्टु सूत्र से हमने इस स को श कर लिया है, और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे दोस्तों तो इसमें सिंपल सी बात है और आगे कुछ नहीं होना है। ये सा हल है और ठा है, तो जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये देखिए शब्द बन जाता है हमारा धूर्तस ठग है, धूर्तस ठग है। अब इसी सूत्र के अनुसार जिसमें इष्टुनाष्टु सूत्र भी प्रयोग होता है जिस व्यंजन संधि में, उसका हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धनुष जमा टंकार है। देखिए धनुष जमा टंकार है, सॉरी धनुष नहीं, धनु होगा। देखिए संधि विच्छेद होगा, धनुष टंकार है का संधि विच्छेद होगा धनु जमा टंकार है, यानी धनुष की टंकार, धनुष की टंकार के खींच कर उसको, जो उसका तार होता है, जो उसकी डोरी होती है, उसको जो झंकार होती है उसको टंकार कहते हैं। तो धनु जमा टंकार है। अब देखिए
खर प्रत्याहार का टा आ रहा है, इससे पहले विसर्ग है, तो विसर्जनीय सूत्र से इस विसर्ग को जो है वो विसर्जन हो जाएगा और उसके स्थान पर हो जाएगा सा। तो हम करते हैं, देखिए धनुष जमा टंकार है। अब देखिए धनुष जमा टंकार है, हमने इस विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग को सा हमने कर लिया है। अब देखिए यहां इष्टुनाष्टु सूत्र हमारा फिर काम करेगा। तो देखिए इष्टुनाष्टु सूत्र के अनुसार अगर सा के बाद टा आ रहा है तो इस सा को जो है शा, षटकोण वाला शा हो जाएगा। तो हम इसको देखिए यहां कर लेते हैं, धनुष जमा टंकार है। देखिए धनुष जमा टंकार है, इष्टुनाष्टु सूत्र से सा को शा हमने कर लिया है। और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो सिंपल है, इसमें कुछ और होना नहीं है, चूंकि सा यहां पहले से विसर्ग हल है, तो इसको मिलाकर लिखने से यह हमारा शब्द बनता है धनुष टंकार है। तो देखिए मित्रों, ये हमारा हमने इष्टुनाष्टु सूत्र जहां पर लागू होता है उसके भी हमने दो उदाहरण लिए हैं। अब हम जहां पर इष्टुनाष्टु सूत्र भी नहीं लगता है और इष्टुनाष्टु सूत्र भी जो जहां नहीं लगता है, अब हम विसर्जनीय सूत्र के ऐसे दो उदाहरण लेते हैं। तो देखिए उसका हम उदाहरण लेते हैं मुनिस्तप्ति। देखिए मुनिस्तप्ति का अगर हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ये बनता है मुनि जमा तप्ति। देखिए मुनि जमा तप्ति, देखिए मुनि जमा तप्ति। विसर्जनीय सूत्र से हमने बताया कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार को कोई वर्ण आ रहा है तो देखिए ये ता आ रहा है, यहां पर ता आ रहा है। विसर्ग देखिए तवर्ग का ता यहां आ रहा है और इसको ये विसर्ग आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो हम करते हैं, देखिए तो हमने इसको किया, देखिए विसर्ग को हमने स कर दिया है, मुनिस और जमा तप्ति। अब देखिए मुनिस तप्ति यहां हो गया है, ता आ रहा है, बस यहां और कुछ होना नहीं है और कोई नियम यहां नहीं लगना है। और जब हम इसको मिलाकर लिख देते हैं तो देखिए यह हो जाता है मुनिस तप्ति। देखिए मुनिस तप्ति, देखिए यह शब्द बन गया हमारा मुनिस तप्ति। तो दोस्तों ये बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा उदाहरण है, आपको समझ आ गया होगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है और हर व्यक्ति उस शब्द का प्रयोग करता है, नमस्ते। अब देखिए नमस्ते में नमस्ते का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है नमः जमा ते। अब देखिए दोस्तों नमः जमा ते विसर्जनीय सूत्र का है कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आ रहा है, यानी पहला दूसरा वर्ण आ रहा है वर्गों का, तो देखिए ता आ रहा है तो तवर्ग का पहला वर्ण है, तो विसर्ग को जो है वो सा हो जाता है। करते हैं, देखिए तो नमस जमा ते, बस यहां जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाता है नमस्ते। देखिए ये बन गया नमस्ते। तो दोस्तों विसर्ग को स हो जाने वाला विसर्ग संधि के हमने यहां तीन अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ी। एक जिसमें इष्टुनाष्टु सूत्र काम करता है, एक जिसमें इष्टुनाष्टु सूत्र काम करता है और एक जिसमें इन दोनों में से कोई सा सूत्र काम नहीं करता, सिंपल साधारण रूप से विसर्ग को सा हो जाता है। इस तरह से दोस्तों ये विसर्जनीय सह विसर्ग जो नियम है, जो सूत्र है, उसका ये विसर्ग संधि हमारा पूरा होता है। तो मित्रों अब हम इसके बाद अगले वीडियो में इससे अगला भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।